नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पर, जो बिल्कुल शुरू से शुरू किया जा रहा है। हाँ जी, हम आज उसी पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। आपको जितनी पेपर के लिए जितनी ज़रूरत है पढ़ने की, सिर्फ वही यहाँ पर दिया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ के। आपको कोई भी शंका या संदेह नहीं बचेगा। हिंदी साहित्य से जुड़ा जो भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारे पास, वो सब है इसमें। और आप इसको देखकर खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं और आपको यहाँ पे सारी इम्पॉर्टेंट हर एक टॉपिक से लेकर हर एक पॉइंट से लेकर इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हर एक प्रश्न जैसे जैसे पेपर में पूछा जाता है वैसे वैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी साहित्य पर। ठीक है, तो वो वीडियो में बने रहिए और रेगुलर पार्ट बाय पार्ट आप देखते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी साहित्य। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी जो है वो शुरू कहाँ से हुआ। हम ये जानते हैं कि जो हिंदी हमारा भाषा है, हिंदी भाषा हमारी, वो संस्कृत से आई है। हम सीधे सीधे ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब संस्कृत से हिंदी चली है ना, जब संस्कृत से हिंदी निकलने का प्रयास किया, तो उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आए। ठीक है, बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी दूसरी अन्य भाषाएं आई। ठीक है, तो हम उन सब पर बात करेंगे कि कैसे किसकी शुरुआत कब हुई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा भाग 1 है। इसके बाद आप एक एक करके अन्य भाग देखते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं जो हमारा संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं। संस्कृत है हमारा, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कब था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारा संस्कृत चला। ठीक है, ये उल्टा इसलिए चल रहा है 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व। ये उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये ईसा पूर्व से है। ठीक है, ईसा पूर्व में जब आप जाएंगे तो आप जो है गिनती उल्टी गिनेंगे, उल्टी गिनती गिनेंगे। ठीक है, 1500, 500, ठीक है, 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, इस तरीके से, है ना। तो संस्कृत जो है हमारा वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद फिर घटते रहेंगे और उसके बाद संस्कृत बाद पाली आता है। पाली जो है हमारा वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मतलब कि 1000 यहाँ पर माइनस कर दीजिए। और यहाँ पर संस्कृत क्या है, यहाँ पे इसमें आप 1000 माइनस कर देंगे। और पाली में क्या है, पाली में 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक चला, तो ये 500 सालों तक चला था। ठीक है, और उसके बाद आते हैं प्राकृत पर। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कुछ इस तरीके से इसका सीक्वेंस है। तो जो है पाली के बाद आता है प्राकृत। वो 1 ईसा पूर्व से कितना चला था, 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ भी 500 सालों तक चला, है ना। और जो पाली है, आप देखेंगे, आपने जब बौद्ध धर्म पढ़ा होगा या बुद्ध का समय पढ़ा होगा उनके बारे में, तो आपने ये देखा होगा जो उनकी प्रतिलिपियाँ थीं वो पाली भाषा में लिखी गई थी, है ना। तो उस समय जो है बौद्ध धर्म चल रहा था, आप ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जब पाली आता है, प्राकृत आता है, वो 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था, ये भी 500 सालों तक चला। फिर आते हैं हम, अब यहाँ पे प्राकृत से क्या है, ईसा में स्टार्ट हो गया। पहले ईसा पूर्व चल रहा था, अब ईसा में स्टार्ट हो गया, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के साथ ही प्राकृत स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके साथ ही प्राकृत भाषा का उद्गम हो गया। और 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, उसके आगे 500 सालों तक क्या चली, प्राकृत चली। फिर 500 सालों के बाद अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश भी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, अपभ्रंश जो है 500 ईसा से क्या है 1000 ईसा तक चला, मतलब कि 500 सालों तक चला। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाएं कितने 500 सालों तक चली थी। वहीं संस्कृत जो है वो 1000 सालों तक चली थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर आगे बात करें कि यहाँ पर है, पहले ये याद कर लीजिए आप कि संस्कृत के बाद है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। ठीक है, और 500 ईसा पूर्व से कितना 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश चली थी। फिर हिंदी जो आती है हमारी, हिंदी वो 1000 ईस्वी से
क्या है, अब तक चल रही है। 1000 ईस्वी से कितना, अब तक चल रही है। और बीच में एक भाषा आती है हमारी अवहट, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो एक धारा थी भाषा की, वो कौन सी थी, तो वो है अवहट, ठीक है, जो 800 ईसा पूर्व से 11 ईसा पूर्व, माफ़ कीजिए, 800 ईसा से 1100 ईसा तक चली थी। कुछ लोग इसे क्या है मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, ठीक है। अवहट भाषा जो है वो इतनी नहीं प्रचलित थी, इसलिए कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो है अपभ्रंश और हिंदी के बीच की एक धारा थी, जो बदलाव आ रहा था उसी में एक धारा निकली अवहट की, है ना, जो 800 से 1100 ईसा तक चली थी। हिंदी की बात करें तो 1000 ईसा से और अब तक चल रही है हिंदी। लेकिन ये हिंदी तब से लेकर अब तक बहुत सारे चीज़ों को समेटे हुए हैं, हम उसी पर बात करेंगे, है ना। आगे अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने भाषाएं देख ली कि संस्कृत से लेकर हिंदी तक में कितने बदलाव हुए। अब हम बात करेंगे हिंदी की, कि हिंदी जो है जब शुरू हुई 1000 ईसा से और अब तक में वो कितने बदलावों में है ना, कितने रूपों में है। हिंदी को क्या है 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। अगर आप इसको देखकर खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। 4 भाग हो गए हमारे हिंदी के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम सबसे पहले जाहिर सी बात है आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आदिकाल से ही शुरू करेंगे। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी साहित्य लिखने का विचार कैसे आया, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो है विचार हम यहाँ से बात करेंगे 900 से 1839 तक का हिंदी जो इतिहास है 1839, ठीक है, उसके बारे में लिखा था किसने, फ्रेंच जो हमारे साहित्यकार थे फ्रांस से आए थे, गारसा द तासी ने। किसने लिखा था, गारसा द तासी ने इसके लिखने की शुरुआत की। इन्होंने सोचा, उन्होंने क्या है 900 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक का इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य के बारे में लिखा था, ठीक है। देखिए 1839 में गारसा द तासी ने लिखा, क्या लिखा, हिंदी फ्रेंच भाषा में लिखा, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है, वो है इस्तवार द ल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इस्तवार द ल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी लिखा था इन्होंने, ये इनकी बुक का नाम है। ये आपको सबसे पहले, ये तो पेपर में पूछा ही जाएगा, आपको देखने को ही मिलेगा। जो बात करें गारसा द तासी की, तो ये फ्रांस से आए थे और इनका जो जन्म है वो 1794 में हुआ था, ठीक है। 1794 में इनका जन्म हुआ था और ये फ्रांस के थे, इसलिए इन्होंने क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो लेकिन वो लिखा फ्रेंच भाषा में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें इस्तवादी की हिस्ट्री, क्या है, लिटरेचर हिंदी और उर्दू, ठीक है। हिंदी और उर्दू का इतिहास या हिस्ट्री इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इन्होंने जो पुस्तक है वो लिखने की शुरू तो किया, लेकिन क्या है वो जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो शुरू में या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत ख़राब होगा, ठीक है। कोई भी काम शुरू करते हैं, हमें नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है, तो बहुत सारी कमियां जो हैं होती ही हैं। वैसे ही इस पुस्तक में भी थी, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि गारसा द तासी ने किसका वर्णन किया है इसमें। गारसा द तासी ने 738 कवियों का इतिहास इस पुस्तक में लिखा। कितने, 738 कवियों का इतिहास लिखा था इस पुस्तक में। इतनी गहराई से, इतनी डिटेल से आपको मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। 72 हिंदी के कवि हैं इसमें। हिंदी के कवि इन्होंने केवल कितने लिए थे, 72, और 666 उर्दू के कवि लिए थे। इन्होंने इस पुस्तक में ज़्यादातर उर्दू के कवियों का वर्णन किया था, जो टोटल थे 666, ठीक है। 72 हिंदी के कवि लिए थे इन्होंने। गारसा द तासी ने कितने, 738 कवियों का इतिहास लिखा था इस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक, इस्तवार द ल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। गारसा द तासी की एक प्रसिद्ध पंक्ति पर बात करें तो ये कहते हैं, मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी कोई बोली या विभाषा कहना उचित नहीं है। मतलब हिंदी को कोई बोली या विभाषा कहना उचित नहीं है। ये हिंदी को क्या है इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। इनको नहीं ये लगता था कि हिंदी में क्या है कि ये बहुत बड़ा कोई मतलब कि बोली है या भाषा है या इसमें ज़्यादा ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। ये अधिकतर उर्दू को ही महत्वपूर्ण मानते थे। उस समय जब ये यहाँ पर भारत में आए थे उस समय ज़्यादातर भारत की भाषा क्या है, उर्दू हो गई थी, ठीक है। इसलिए अब ये इनका कहना है गारसा द तासी का। बात करें इनके पुस्तक की, तो इनकी जो पुस्तक है वो
कुल 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भाग थे पुस्तक के? 3 भाग थे। 1839 में भाग 1 का प्रकाशन हुआ, ठीक है, जो इस और 1847 में भाग 2 का प्रकाशन हुआ, ठीक है। ये पहला संस्करण था, जो दोनों पुस्तक पहले संस्करण में प्रकाशित हुई थी। 2 भाग हो गए। और जो है दूसरा संस्करण जो है भाग 1, इसका जो है प्रकाशन हुआ था 1871 में। कुल मिलाकर टोटल इस पुस्तक के कितने भाग थे? 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग थे। 1839 में पहला भाग, दूसरा भाग 1847 में और तीसरा 1871 में, ठीक है। ये हो गई इनके पुस्तक के बारे में बात। अब बात करें कि हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुया हिंदुस्तानी है, इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया? तो वो थे 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पुस्तक का क्या है अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास ने के नाम से किया था। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुया हिंदुस्तानी पुस्तक का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया था 1952 में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बात करें आगे, गारसा द तासीदे पुस्तक का प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड राज्य साहित्य अनुवादक यहाँ से इन्होंने करवाया था, ठीक है। इस्तवार पुस्तक में इन्होंने क्या है कालक्रम का ध्यान नहीं रखा था। इन्होंने क्या है जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुया हिंदुस्तानी पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य से जुड़ी और उर्दू साहित्य से जुड़ी, इसमें इन्होंने क्या है कालक्रम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा था। इन्होंने कवियों का अल्फ़ाबेट क्रम में रखा था। कवियों को क्या रखा था? अल्फ़ाबेट क्रम में रखा था, ABCD इस तरीके से, ठीक है। पुस्तक जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम पहले आया अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ABCD के अकॉर्डिंग इन्होंने इस अकॉर्डिंग क्या है पुस्तक को कवियों को रखा था, ठीक है। इन्होंने क्या है कवियों के कालक्रम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। यह क्या है इस पुस्तक की एक कमी है। अगर कमी पूछी जाएगी तो यह जो है बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। बात करते हैं कि अब गारसा द तासी के बाद जो है एक है मौलवी करीमुद्दीन के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो है गारसा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं, इनके बारे में हमें देखने को मिलता है जो अब नई पुस्तकें आ रही हैं। लेकिन बीच में एक कड़ी है मौलवी करीमुद्दीन की पुस्तक इन्होंने लिखी थी उर्दू में, ठीक है, तज़किराए शुअराए हिंदी के नाम से। तज़किराए शुअराए हिंदी के नाम से इन्होंने क्या है एक पुस्तक लिखी थी मौलवी करीमुद्दीन ने। इन्होंने क्या है 1004 कवियों को शामिल किया था। इन्होंने कितने 1004 कवियों को शामिल किया था तज़किराए शुअराए हिंदी में, ठीक है। इसमें 62 कवि इन्होंने हिंदी के लिए और 942 कवि इन्होंने उर्दू के लिए। जाहिर सी बात है, मतलब कि इतना हैरानी वाली बात है कि इन्होंने क्या है ये लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इनको उसमें क्या है केवल हिंदी के 62 कवि मिल रहे हैं और उर्दू के इन्होंने क्या है 942 कवियों का वर्णन कर दिया है। इनको हिंदी के कवि ही नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें पुस्तक बतानी है कि तज़किराए शुअराए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बात करते हैं आगे, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर जो है ये उन्नाव के रहने वाले थे, कांथा नामक गांव के, ठीक है। ये एक इंस्पेक्टर थे, ठीक है, लेकिन इनका क्या है हिंदी साहित्य मतलब कि इनका जो है काव्य रचना में लेखन में बहुत ही रुचि थी, ठीक है। ये क्या है उन्नाव के थे, कांथा नामक गांव के, ठीक है। ब्रह्मोत्तर खंड इनकी एक पुस्तक है, शिव पुराण पुस्तक का अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। शिव पुराण पुस्तक एक पुस्तक है और उसका जो है इन्होंने अनुवाद किया है ब्रह्मोत्तर खंड नाम से हिंदी में, ठीक है। काव्य संकलन किया है इन्होंने, देखते हैं। बात करते हैं इनकी हिंदी साहित्य से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बुक है उसके बारे में, पुस्तक उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज क्या है? शिव सिंह सेंगर की हिंदी साहित्य से जुड़ा ग्रंथ है। 1883 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इसमें मूलतः क्या है, इसमें इस पुस्तक में 1000 हिंदी कवियों का संकलन किया गया है। कितने? 1000 हिंदी कवियों का संकलन किया है इन्होंने।
ठीक है। और मूलतः क्या है, 838 कवि माने गए हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शिव सिंह सिंगर है, उन्होंने शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का संकलन किया है, वो तो आपके ऑप्शन में आएगा ही, ठीक है। तब आपको 1000 बताने हैं। लेकिन मूलतः मतलब कि कितने कवियों का वर्णन इसमें माना गया है, वो 838 है। मतलब मूलतः 838 कवियों का इसमें क्या है, विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। पुस्तक को काव्य संग्रह भी कहा जाता है ना। पुस्तक को क्या है, काव्य संग्रह भी कहा जाता है शिव सिंह सरोज को। पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई थी। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा गया था। ये जो पुस्तक है, शिव सिंह सिंगर जो लेखक हैं, ये इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं कि जो शिव सिंह सरोज पुस्तक है, वो पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा गया था इस पुस्तक में, ठीक है। इसलिए ये वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। बाकी हम हिंदी साहित्य से जुड़ा अगला भाग कल लाएंगे, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या है, पढ़ते रहिए और वीडियो एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इससे जुड़ी वीडियो चाहते हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, मेरे जो कोशिश है उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। ये तो आप सभी चाहते होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।